नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम मानक की, जो जुड़ा है हमारे रोजमर्रा की जरूरत यानी अनाज की पैकेजिंग से। ये मानक है IS 17399.2020 और ये खास तौर पर उन लैमिनेटेड बुने हुए थैलों के लिए है जिनमें चावल, गेहूं, दालें पैक होती हैं। हमारे पास एक BIS प्रमाणन गाइड है, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझेंगे कि ये मानक क्या है, क्यों इतना जरूरी है, और भाई अगर कोई ये थैले बनाना चाहे तो BIS सर्टिफिकेशन मिलता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। ये मानक IS 17399.2020 असल में है क्या? बिल्कुल। देखिए, ये मानक सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। ये असल में हमारी खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सेफ्टी की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। सोचिए, अनाज करोड़ों लोगों के लिए रोज का खाना है, तो उसकी पैकेजिंग सही हो ये कितना जरूरी है। ये मानक IS 17399.2020 इसी चीज को पक्का करता है। ये निर्माताओं और व्यापारियों के लिए एक तरह से गाइडलाइंस है। अच्छा, तो ये थैले होते कैसे हैं? मतलब क्या खास बात है इनमें इस मानक के हिसाब से? हाँ, तो ये थैले जो है ये बनते हैं बुने हुए पॉलीप्रोपाइलीन, जिसे PP कहते हैं, या फिर HDP फैब्रिक से। ये दोनों ही काफी मजबूत प्लास्टिक होते हैं। फिर इन बुने हुए थैलों पर एक परत चढ़ाई जाती है LDP या उसी तरह की किसी चीज की, लैमिनेशन कहते हैं इसे। ये परत थैले को नमी वगैरह से बचाती है। ओके, मतलब ये वो साधारण टाट की बोरी नहीं है, थोड़ी एडवांस्ड है। और इस्तेमाल तो अनाज भरने के लिए ही होता है ना? शायद वो 25 किलो 50 किलो वाली पैकिंग। हाँ, बिल्कुल। मुख्य रूप से खाद्यान्न के लिए ही है और साइज भी आमतौर पर यही चलते हैं। अब सवाल है कि ये मानक इतना जरूरी क्यों है और इसमें आता क्या-क्या है। तो होता क्या है कि ये मानक कई अहम तकनीकी जरूरतें और क्वालिटी टेस्ट तय करता है। अच्छा, किस तरह के टेस्ट्स होते हैं इसमें? सुनने में तो मजबूत लगते हैं ये थैले। बिल्कुल, मजबूती बहुत जरूरी है। तो मानक में पहले तो थैले का साइज और वजन सही होना चाहिए। फिर उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यानी खिंचाव सहने की ताकत चेक होती है, लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ से, कि भाई खींचने पर थैला फटे तो नहीं। इसके अलावा बर्स्टिंग स्ट्रेंथ यानी दबाव पड़ने पर फटने की ताकत भी जांची जाती है। और हाँ, सिलाई कैसी है, सीम कितनी मजबूत है, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। मतलब सीधा सीधा फंडा ये है कि नॉर्मल हैंडलिंग में थैला फटे नहीं, अनाज बाहर ना गिरे और सील ना खुले। ये तो काफी लंबी जांच लग रही है। तो क्या ये सर्टिफिकेशन लेना सबके लिए जरूरी है, अनिवार्य है? हाँ, यहीं पे बात आती है नियमों की। देखिए, DPIIT है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर QCO जारी किए हैं। और इन ऑर्डर्स के तहत खाद्य सुरक्षा के लिए इन थैलों का BIS प्रमाणित होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। इसके बिना आप इन्हें मार्केट में बेच नहीं सकते, खासकर सरकारी सप्लाई या टेंडर वगैरह के लिए तो बिल्कुल ज़रूरी है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक तरह से अनाज को नमी, कीड़ों से बचाने की पहली दीवार है, जिससे लोगों तक सुरक्षित खाना पहुंचे। समझ गया। तो ठीक है, मान लीजिए कोई निर्माता है जो ये थैले बनाना चाहता है, उसे BIS सर्टिफिकेशन चाहिए, तो उसे करना क्या होगा? क्या प्रोसेस है? क्या ये बहुत मुश्किल होता है? प्रोसेस देखे थोड़ा डिटेल तो है, पर ऐसा नहीं कि नामुमकिन हो, सिस्टमैटिक है। सबसे पहले तो BIS का ऑनलाइन पोर्टल है, manakonline.in, उस पर रजिस्टर करना होता है। फिर आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। अच्छा, क्या क्या लगता है उसमें? उसमें जैसे आपकी फैक्ट्री में जो टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स, आपके प्रोडक्शन का तरीका क्या है यानी SOPs, क्वालिटी कंट्रोल के रिकॉर्ड्स, आप कच्चा माल कहाँ से लेते हैं उसकी जानकारी, फैक्ट्री का लेआउट, ये सब। बाप रे, काफी कागजी काम है शुरू में। उसके बाद? हाँ, शुरू में है। उसके बाद BIS के ऑफिसर्स आपकी फैक्ट्री का मुआयना करने आते हैं, ऑडिट होता है। वो देखते हैं कि भाई फैक्ट्री में मानक के हिसाब से प्रोडक्शन करने का इंतजाम है भी या नहीं। फिर वो फैक्ट्री से सैंपल लेते हैं। उन सैंपल्स को BIS से मान्यता प्राप्त लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है। अगर सब कुछ ठीक पाया गया मानक के मुताबिक,
तब जाकर BIS लाइसेंस मिलता है और आप अपने थैलों पर ISI मार्क लगा सकते हैं। अच्छा, वो ISI मार्क, हाँ, वो जो भरोसे का निशान माना जाता है। बिल्कुल। इस पूरे प्रोसेस में लोग अक्सर कहाँ गलती करते हैं? मतलब कुछ आम वजह है जिनसे एप्लीकेशन अटक जाती है या रिजेक्ट हो जाती है? हाँ, कुछ कॉमन गलतियां हैं बिल्कुल। इनसे बचना चाहिए। सबसे आम तो है कि डॉक्यूमेंट्स अधूरे या गलत जमा कर दिए। कई बार मैन्युफैक्चरर टेस्टिंग के लिए गलत पैरामीटर इस्तेमाल कर लेते हैं जो मानक में नहीं दिए। एक और बड़ी दिक्कत आती है जब फैक्ट्री में अपनी टेस्टिंग लैब नहीं होती या क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम ठीक नहीं होता। BIS ये पक्का करना चाहता है कि क्वालिटी लगातार बनी रहे, और कभी-कभी अनजाने में लोग सिलाई के लिए ऐसा धागा या लैमिनेशन के लिए ऐसा मटेरियल इस्तेमाल कर लेते हैं जो मानक के हिसाब से ठीक नहीं है। तो कच्चे माल की क्वालिटी पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इन बातों का ध्यान रखें तो प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अनाज जैसी ज़रूरी चीज़ की पैकेजिंग अगर सुरक्षित और एक स्टैंडर्ड के हिसाब से करनी है तो ये IS 17399.2020 मानक और उसका BIS सर्टिफिकेशन बहुत ही अहम है। ये सिर्फ एक कानूनी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उत्पाद की क्वालिटी, उसकी विश्वसनीयता और आखिर में हम सबकी खाद्य सुरक्षा का प्रतीक भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी दिमाग में आता है। देखिए, जब हम फूड सेफ्टी जैसी इतनी ज़रूरी चीज़ के लिए स्टैंडर्ड बनाने पर इतना जोर देते हैं, तो क्या ये कभी नई सोच, मतलब इनोवेशन या फिर लागत कम रखने की कोशिशों के आड़े आता है? मतलब स्टैंडर्ड तय करना तो ज़रूरी है, पर उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि बेहतर और शायद सस्ते तरीके भी आ सकें। इस बैलेंस के बारे में सोचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है ना?